जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 16 देखेंगे। आपको 1 से लेकर 15 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। यहां पर हम लोग अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक से चला रहे हैं, जिसमें आपको यहां पर 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम लोग आज 16 कंप्लीट करेंगे और जो हम लोग का 4 बचे गए हैं उसको भी हम लोग जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। यदि आपको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अपने सेट को। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का पहला प्रश्न स्टार्ट हुआ। पहला प्रश्न है समान अध्ययन से प्रश्न है। देखिए प्रश्न है कि मैकाल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताइए। यहाँ पर देखिए मैकाल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियों का नाम है, तो उसमें आपका हो जाएगा नर्मदा और सोन नदी। ये 2 नदियाँ हैं। देखिए यहाँ पर जो मैकाल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है, यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। अमरकंटक से ही नर्मदा और सोन नदी की उत्पत्ति होती है। यह कहा जाता है कि भगवान शिव की पुत्री, ठीक, यहाँ पर कहा जाता है कि भगवान शिव की पुत्री नर्मदा जीवनदायिनी नदी के रूप में यहाँ से बहती है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का दूसरे नंबर प्रश्न है। प्रश्न है कि भारत के वे राज्य कौन से हैं जो अपनी सीमा गोवा राज्य के साथ साझा करते हैं। यहाँ पर गोवा राज्य के साथ साझा करते हैं, तो हो जाएंगे कर्नाटक और महाराष्ट्र। यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग का है कि महाराष्ट्र में कौन से शहर से NH20 यहाँ पर 44 गुजरता है। यहाँ पर NH44 गुजरता है। कौन से यहाँ पर शहर से पूछा गया, महाराष्ट्र के कौन से शहर से, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा नागपुर से। ठीक, यहाँ पर हम लोग देखिए जो NH44 है, यह जो कुछ राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें आपको जम्मू कश्मीर आते हैं, पंजाब आते हैं, हरियाणा आते हैं, दिल्ली आता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी जो हम लोग कुल लंबाई की बात करें तो 3745 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जो ये NH44 यहाँ पर सड़क है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखिए। चौथे नंबर प्रश्न है कि किस शहर को अरब महासागर की रानी कहा जाता है। यहाँ पर किस शहर को अरब महासागर की रानी कहा जाता है, किसको कहते हैं, तो यहाँ पर कोची को कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपका कोची को अरब महासागर की रानी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। प्रश्न है हम लोग का कि भारत ने किस देश के सांसद निर्माण में सहायता की। यहाँ पर भारत ने किस देश के सांसद निर्माण में सहायता की, तो इसने सहायता जो किया है अफगानिस्तान को सहायता किया है। यहाँ पर राइट आंसर आपका अफगानिस्तान हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो अफगानिस्तान के सांसद का निर्माण कार्य भारत ने करीब 600 करोड़ की लागत से किया है। यहाँ पर 600 करोड़ का जो लागत है भारत के द्वारा लगाया गया है। इसका निर्माण कार्य वर्ष 2007 में शुरू हुआ था। सांसद भवन को ग्रीन बिल्डिंग का दर्जा दिया गया है। अफगानिस्तान सांसद के मुख्य ब्लॉक को अटल ब्लॉक का नाम दिया गया। ठीक, अफगानिस्तान के मुख्य सांसद का जो नाम है ये अटल ब्लॉक का नाम दिया गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर प्रश्न 6ठा नंबर प्रश्न है कि एल्काइड कारखाना कहाँ स्थित है। यहाँ पर एल्काइड जो कारखाना है यह कहाँ स्थित है, तो ये आपको नीमच में स्थित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 7वें नंबर है कि भारत के संविधान में मूलतः भाग समाविष्ट है। यहाँ पर कितने भाग समाविष्ट है, तो यहाँ पर जो समाविष्ट भाग है यहाँ पर 22 है। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग संविधान के यहाँ पर भाग के बारे में यहाँ पर जानते हैं। देखिए भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ये तो सभी को पता है। इसके निर्माण के समय कुल जो संविधान में भाग था उस समय 22 भाग था, 8 अनुसूचियाँ तथा यहाँ पर 395 अनुच्छेद थे, परंतु इसको समय समय पर बदलाव किया गया। यहाँ पर अब जो है 395 अनुच्छेद है और इसमें 12 अनुसूचियाँ 4 अनुसूचियाँ बढ़ा दी गई है, और यहाँ पर जो 22 भाग है वह 22 भाग है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष। यहाँ पर लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष पूछा गया है, तो अब मीरा कुमार हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर आप लोग
डी कर लीजिए मीरा कुमार। देखिए मीरा कुमार 3 जनवरी 2009 को लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुनी गई। ठीक, कब चुनी गई थी? 3 जून 2009 को। इन्होंने 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए के उम्मीदवार के रूप में रामनाथ कोविंद के खिलाफ चुनाव लड़ी और 34% मतों से वह हार गई। मीरा कुमार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता में से एक है। ठीक, अगला प्रश्न है कि 9वां प्रश्न है कि किन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो विक्रम साराभाई को। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, विक्रम साराभाई को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। यहाँ पर एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था लीवेनहॉक के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीवेनहॉक के द्वारा। यहाँ पर देखिए रॉबर्ट ब्राउन है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक का खोज किया था। दूसरा पर यहाँ पर हम लोग का प्रुकिंजे है, तो प्रुकिंजे ने कोशिका यहाँ पर जीव द्रव का खोज किया था। प्रुकिंजे किसका खोज किया था? जीव द्रव का। यहाँ पर चौथा है जो रॉबर्ट हुक, इसने कोशिका की खोज की थी। ठीक, चारों का हो गया। यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन, तो ये किसके खोज किए थे? रॉबर्ट ब्राउन कोशिका केंद्रक का। यहाँ पर प्रुकिंजे तो जीव द्रव का, और जो रॉबर्ट हुक है ये कोशिका, और लीवेनहॉक जो है यहाँ पर एक कोशिकीय जीव का। चलिए 11वां नंबर प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि एसिटिक अम्ल को जलीय विलयन का पीएच मान 2 है, इनमें से निम्नलिखित में के मिलाने से उसका जो पीएच मान है बढ़ जाएगा। यहाँ पर जो एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन है का जो पीएच मान है वो 2 है, उसमें क्या मिलाने से इसका पीएच मान बढ़ जाएगा? तो उसमें आपको यहाँ पर जलीय अमोनिया मिलाने से उसका पीएच मान बढ़ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है किस ग्रह की अल्पतम परिक्रमण अवधि होती है। यहाँ पर किस ग्रह की अल्पतम परिक्रमण अवधि होती है? तो बुध का। यहाँ पर जो बुध का परिक्रमण अवधि होती है यह लगभग 88 दिन का होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि बैटरी का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। यहाँ पर बैटरी का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो विभवांतर बनाए रखने के लिए यहाँ पर बैटरी का जो है यह प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है। प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम वायसराय को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया। यहाँ पर वायसराय नहीं है, वायरस के। ठीक है, यहाँ पर वायरस को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया किस वैज्ञानिक ने? तो बिल्कुल वह जो वैज्ञानिक है यहाँ पर आपका राइट आंसर स्टैनली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर स्टैनली। चलिए अगला प्रश्न है कि इत्र के निर्माण के लिए प्रारंभिक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाने वाला कोयला से प्राप्त उत्पाद है। यहाँ पर प्रारंभिक सामग्री के रूप में कोयला रूप में प्रयोग किया जाने वाला कोयले से प्राप्त उत्पाद है, तो वह कौन सा हो जाएगा? वह कोलतार हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? आभासी एवं उधर्वय शीर्षीय होता है। यहाँ पर उधर्वय शीर्षीय और आभासी होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 17वां नंबर प्रश्न है कि अस्थि निम्न की उपस्थिति के कारण कठोर होती है। तो ये जो अस्थि यानी कि हड्डियाँ जो होती है ये कठोर किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो यह होती है आपको कैल्शियम और फास्फोरस की उपस्थिति के कारण ये जो है हड्डियाँ मजबूत और कठोर होती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 18 नंबर के निम्नलिखित में से गोश्त मांस के लिए मुर्गी की उत्तम नस्ल। यहाँ पर मांस के लिए जो मुर्गी का उत्तम स्रोत यहाँ पर उत्तम किस्म का जो है नस्ल है वो कौन सा है? तो वह जो नस्ल है आपका वह ओरीपिंटन, यहाँ पर ओरीपीगटन है। ठीक है, यहाँ पर ओरीपीगटन ये जो है मुर्गी के मांस के लिए सर्वोत्तम नस्ल है। चलिए अगला प्रश्न है कि अंडे के यहाँ पर अंडे के एल्ब्यूमिन में सबसे अधिक पाया जाता है। यहाँ पर अंडे के एल्ब्यूमिन में जो सबसे अधिक पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? तो उसमें सबसे अधिक यहाँ पर खनिज लवण पाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग क्या है कि टर्की किसकी नस्ल है? ये जो टर्की है किसकी नस्ल है? तो ये टर्की जो है आपका मुर्गी का नस्ल है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है भारत के कुल मत्स्य उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग समुद्र से प्राप्त होता है? तो यहाँ पर जो भारत के कुल मत्स्य उत्पादन का आपको 50% जो है समुद्र से प्राप्त होता है। ठीक, चलिए इसमें राइट आंसर बी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन है अलवणीय जलीय मछली है? यहाँ पर अलवणीय जलीय मछली कौन सी है? तो वहाँ हो जाएगा आपका
क्लेरियस, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा जो क्लेरियस है। चलिए अगला प्रश्न है कि छोटी भुनगा, यहाँ पर छोटी भुनगा है, छोटी भुनगा का मूल स्थान कहाँ है? यहाँ पर छोटी भुनगा का मूल स्थान यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यह जो है आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखिए, प्रश्न है यहाँ पर कि मनुष्यों में सखित कोशिका का एक उदाहरण है। सखित कोशिका का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? तो वह है तंत्रिका कोशिका, यहाँ पर जो है सखित कोशिका का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं? यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सबसे अधिक बार किस यहाँ पर क्या बोलते हैं, सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पर हुए हैं किस भाषा के लेखक? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर कन्नड़ भाषा के। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका कन्नड़। यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। देखिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार संविधान में 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाओं में प्रदान किया गया है। इसमें जो आपको पुरस्कार दिया जाता है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसमें आपको 11 लाख की जो धनराशि दी जाती है, 11 लाख आपको रुपया कैश के रूप में दिया जाता है। और यहाँ पर बाघ देवी की जो कांस्य, एक बाघ देवी का मूर्ति जो कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। यह जो है वर्ष 1965 से प्रारंभ किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को प्रदान हुआ था। यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसको दिया गया था? तो यह दिया गया था जी शंकर कुरुप को प्रदान किया गया था। ठीक, उस समय की जो धनराशि थी यहाँ पर 1965 की, तो यहाँ पर 1 लाख रुपया उस समय दिया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर 11 लाख धनराशि और यहाँ पर जो कांस्य बागदेवी की मूर्ति की प्रतिमा दी जाती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है कि विजय अमृतराज इससे संबंधित है। जो विजय अमृतलाल है यह टेनिस से संबंधित है। यहाँ पर राइट आंसर विजय अमृतराज यह टेनिस से संबंधित है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, भारत का पहला अंतः समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था? अंतः समुद्री संग्रहालय यह कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था कोच्चि में। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कहाँ पर स्थापित किया गया था? कोच्चि में। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 28 नंबर प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार इस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो अर्जुन पुरस्कार है ये खेल में दिया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक तबला का वादक नहीं है? यहाँ पर तबला का जो वादक है इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो शिव कुमार शर्मा है ये तबला के वादक नहीं है। ठीक, ये संतूर बजाते हैं। शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? संतूर बजाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि इत्र के निर्माण के लिए प्रारंभिक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाने वाला कोयले प्राप्त उत्पाद है। यहाँ पर जो इत्र के निर्माण में प्रारंभिक सामग्री के रूप में यहाँ प्रयोग किया जाने वाला कोयले का प्राप्त उत्पाद क्या है? कोलतार है। यहाँ पर राइट आंसर आपका कोलतार हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए, प्रश्न है कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है? पूर्ति अपनी मांग की जो सृजन है स्वयं करती है, यह कथन किसका है? तो यह जेबिसे का कथन है। यहाँ पर राइट आंसर डी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि नागार्जुन कौन थे? यहाँ पर नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन जो थे एक बौद्ध दार्शनिक थे। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? यहाँ पर अनपढ़, पढ़ा लिखल नहीं, वो लोल था। कौन सा जो सम्राट था वह लोल था? तो यहाँ पर देखिए जो अकबर था वह ये लोल था, ये पढ़ा लिखा नहीं था। ये जो मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल कब से कब तक? 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक था। यहाँ ठीक, यहाँ पर ये इसका शासनकाल था। यहाँ पर इसने 1582 में क्या बोलते हैं दीन इलाही धर्म की स्थापना की। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में है? देखिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सर्वाधिक भंडारण के रूप में पूछा गया है तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि उत्पादन के स्थान ये दृष्टि से पूछता तो यहाँ पर पहला जो स्थान है वह कजाकिस्तान का है। ठीक, पहला स्थान किसका है? कजाकिस्तान का जो है उत्पादन के स्थान पर, और यहाँ पर जो भंडारण में यानी कि रख रखाव में है तो यह ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है
कैवल्य जिसका अर्थ होता है, इसका कैवल्य का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना यह जो कैवल्य का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है कि जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट, यहाँ पर जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए संदर्भ हैं। तो ये दोनों जो जुड़े हुए हैं, यह जुड़े हुए हैं आप मेक इन इंडिया से। ठीक, किससे जुड़े हैं, मेक इन इंडिया से। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2015 से की गई थी। और यहाँ पर इसका जो एक वाक्य है, यानी कि वाक्य है इसका कौशल भारत कुशल भारत। ठीक, देखिए ये जो जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट मेक इन इंडिया मिशन से जुड़ा है। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 से की गई थी। इसका जो प्रचार का वाक्य है यह है कौशल भारत और कुशल भारत। कौशल भारत और कुशल भारत इसका वाक्य है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का क्या है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है। यहाँ पर कौन सी नदी है जो यमुना से नहीं मिलती है, तो आपका राइट आंसर कौन से हो जाएगी, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी जो है यमुना से नहीं मिलती। देखिए यमुना नदी यमुत्री हिमनाद से निकलती है, गंगा के समांतर बहती हुई प्रयागराज जो कि इलाहाबाद में मिलती है। मैदानी क्षेत्र में इसमें चंबल, सिंधु, बेतवा और के नदियाँ यमुना से मिलती है। जबकि जो सोन नदी है ये अमरकंटक से निकलती है और पटना के समीप गंगा नदी से ये मिल जाती है। तो ये आपका जो है यमुना की ये जो यमुना नदी से नहीं मिलती है। ठीक, सोन नदी यमुना से नहीं मिलती है, ये अमरकंटक से निकलती है और पटना के समीप ये गंगा नदी में मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगति किस यहाँ पर कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो यह जो आयोजित की गई थी राजगृह में की गई थी। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह राजगृह में की गई थी। ठीक, और चलिए इसका जो प्रथम बौद्ध संगति यह जो हुआ था आज़ाद शत्रु के शासनकाल में आयोजित किया गया था और उस समय जो इसके अध्यक्ष थे वह महाकश्यप थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या, प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि बुद्ध के जीवन चरित्र की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उसके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों ए और 2 में अंकित है। आपको इसका सुमेल करना है, इसका मिलान करना है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2। यहाँ पर उनका जन्म, तो उनका जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में होता है, ये सभी को पता है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है जो प्रथम प्रवचन, तो प्रथम प्रवचन उन्होंने सारनाथ में दिया था। और चौथा है निधन, तो उसका निधन जो था यहाँ पर कुशीनगर में हुआ था। ठीक, चलिए अगला पॉइंट, इसमें आपका कूट भाषा में कुछ भरना है, तो कूट भाषा में आप लोग यहाँ पर सी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग का 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। यहाँ पर सर्व पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन कहलाता है, तो कहलाता है यहाँ पर 14 पूर्व। यहाँ पर जो 14 पूर्व है ये पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। देखिए अगला प्रश्न हम लोग का 41 नंबर प्रश्न है कि आजीवन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीवन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पर मखली गोसाल। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मखली गोसाल। यहाँ पर आजीवन संप्रदाय के संस्थापक तो मखली गोपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है कि भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे। इनके प्रथम शिष्य पूछा गया है महावीर के, तो देखिए यहाँ पर उनके प्रथम जो शिष्य थे वह जमाली थे। जमाली जो कि इनका दामाद था। ठीक, ये प्रियदर्शनी का पति था जमाली, यही इनका जो था प्रथम शिष्य था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक साधारण सम्यक, यहाँ पर त्रिरत्न सिद्धांत में एक सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। तो ये तीनों जो है किस धर्म की महिमा है, तो यह जो तीनों है जैन धर्म का महिमा है। पर राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। दूसरा कथन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर कथन ए और कथन आर दिया गया। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है कि ये दोनों स्टेटमेंट पहले पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ पर छांटना है क्या है, तो यहाँ पर देखिए जो ए और बी दोनों सही है, बिल्कुल ये दोनों सही है, लेकिन जो आर है ए का ही सही व्याख्या नहीं करता। ठीक, आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा।
चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, चैत्य व विहार में क्या अंतर है। यहाँ पर चैत्य और विहार में क्या अंतर है, यही पूछा गया है। तो देखिए चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार जो है निवास स्थान होता है। ठीक, चैत्य जो है पूजा स्थल है, लेकिन ये जो विहार है ये निवास स्थान है। अगला प्रश्न हम लोग का 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर जैन क्षेत्र माना जाता है, वह कौन सा, तो वह हो जाएगा यहाँ पर आपका समेध शिखर। यहाँ पर राइट आंसर आप लोग सीख कर लीजिएगा, समेध शिखर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो महाकश्यप के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये महाकश्यप। ठीक, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न किया, प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहिए। यहाँ पर बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। यहाँ पर संघ प्रमुख होना चाहता, कौन चाहता था, तो वह देवदत्त चाहता था। यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा, वह कौन चाहता था, देवदत्त। देखिए देवदत्त महात्मा बुद्ध का जो था चचेरा भाई था, महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त था। यह प्रारंभ में ही बुद्ध का शिष्य बना, परंतु बाद में वह महात्मा बुद्ध की विरोधी बन गया। देवदत्त बुद्ध की जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। यह उनका चचेरा भाई था, उनके शिष्य था, लेकिन वह अपना जो था वह प्रमुख बनना चाहता था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न हम लोग का यहाँ पर बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है, इसके विषय में कौन सा कथन सही है। तो देखिए उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। दूसरा है उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछक शिल्पों को हीन या निम्न माना। तो यहाँ पर कौन सा है जो सही है या कौन सा इसमें गलत है, तो यहाँ पर कौन सा कथन पूछा गया कि सही है। तो देखिए इसमें जो सही है यहाँ पर तीनों सही है, बिल्कुल सही है, तीनों जो है स्टेटमेंट है वह सही है। चलिए अगला प्रश्न की प्रश्न है कि भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था। अहोम वंश का शासन जो था यह असम पर था। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सी चोटी सबसे ऊंची है। श्रीलंका में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह आपको माउंट पेड्रो। यहाँ पर माउंट पेड्रो जो है ये सबसे ऊंची है, जिसकी ऊंचाई से हम लोग बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई 8281 फीट है। ऊंचाई कितनी है, 8281 फीट है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखिए, प्रश्न है हम लोग का कि अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि कोई देश वही निर्यात करता है जिसका वह कुशलतापूर्वक और बहुयात में उत्पादन करता है। यहाँ पर यह जो प्रतिपादन कर कौन से सिद्धांत प्रतिपादन करता है, तो देखिए ये जो प्रतिपादित करता है ये आपको हेक्सचर, यहाँ पर हेक्सचर ओहलिन मॉडल ये जो है प्रतिपादित करता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 53 नंबर प्रश्न क्या है, प्रश्न है हम लोग का कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है। यहाँ पर कंटेनर पोर्ट सबसे बड़ा कौन सा है, तो बिल्कुल वह जो पोर्ट है वह है आपको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। यहाँ पर राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिए। देखिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये जो बंदरगाह है अरब सागर के तट पर मुंबई के दक्षिण भाग में स्थित है। ये जो है स्थित है। इस बंदरगाह के निर्माण मुंबई बंदरगाह के यातायात के दबाव को कम करने के लिए किया गया था और मुख्य रूप से यहाँ मालवाहक जहाज़ों का आवागमन होता है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखिए, प्रश्न हम लोग का कि सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। यहाँ पर सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो यह प्रतिपादित किया गया था लावन वॉल्सर द्वारा। यहाँ पर लियोन वॉल्सर द्वारा, यहाँ पर वॉल्सर द्वारा ये क्या बोलते हैं प्रतिपादित किया गया। चलिए अगला प्रश्न क्या प्रश्न है कि बयोपा किस प्रदेश की जनजाति की एक पारंपरिक पगड़ी यहाँ पर हैंड गियर है। यहाँ पर देखिए पगड़ी का इंग्लिश या फिर क्या बोलते हैं, ये पगड़ी का मतलब यहाँ पर बताया गया है हैंड गियर। ठीक, मुझे नहीं पता कि इसका इंग्लिश होता है हैंड गियर के क्या, लेकिन यहाँ पर पगड़ी का हैंड गियर बताया गया। ठीक, तो यह किस जनजाति का है, तो यह जो जनजाति का है अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ पर किस प्रदेश का है, तो अरुणाचल प्रदेश का यह हैंड गियर है। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिमांड ड्राफ्ट के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ पर ड्राफ्ट के संदर्भ में सही नहीं है कौन सा जो डिमांड है, तो यहाँ पर आपका जो यह धन के अभाव के कारण अस्वीकृत किया जा सकता है। यहाँ पर ये जो डिमांड है ये संदर्भ में सही नहीं है, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मस्तिष्क के उस भाग को पहचानिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और समयावस्था को नियंत्रित करता है। यहाँ पर नियंत्रित करता है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सेरिब्रम है, जो कि यह सभी को नियंत्रित करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि शरीर के किस भाग में रक्त का उत्पादन होता है। यहाँ पर रक्त का उत्पादन यहाँ पर अस्थि मज्जा में, ठीक, रक्त का उत्पादन कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। चलिए अगला प्रश्न 59वां प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाला पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे। यहाँ पर स्वतंत्र भारत का दायरा यानी कि यहाँ पर घूमने वाले जो थे कौन रूसी प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएंगे निकोलाई बुल्गानिन। यहाँ पर राइट आंसर निकोलाई बुल्गानिन ये हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्लीडर शब्द किस खेल से जुड़ा है। यहाँ पर जो ब्लीडर शब्द है किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो यह बॉक्सिंग से जुड़ा है। यहाँ पर राइट आंसर किस से जुड़ा है, बॉक्सिंग से। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर हम लोग का 61 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाली राज्यपाल कौन है। यहाँ पर सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने वाली कौन सी है, तो वह है आपको यहाँ पर पदजा नायडू। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था। यहाँ पर अवध का अंतिम नवाब पूछा गया था, तो यहाँ पर वजीद अली शाह। यहाँ पर वजीद अली खां जो कि ये लखनऊ और अवध के नवाब थे, वह ब्रिटिश शासन से पहले के अंतिम नवाब थे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किसे संप्रभुता के अद्वितीय सिद्धांत दिए। यहाँ पर किसने संप्रभुता के अद्वितीय सिद्धांत दिए, तो यह जो सिद्धांत दिया गया था यह ऑस्टिन के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा किसके द्वारा, ऑस्टिन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि पवन चक्की टरबाइन ऊर्जा को नियंत्रित शक्ति में परिवर्तित करता है। देखिए यहाँ पर जो आपका पवन चक्की यानी कि टरबाइन है, तो यह टरबाइन आपको गतिज ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करता है, ठीक। यहाँ पर गतिज ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करता है टरबाइन। अगला प्रश्न है कि किस नम्य विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों के बारे में दीर्घकालिक पूर्वानुमान लगाने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, तो इसमें आपको क्रय शक्ति समानता सिद्धांत का जो है यह उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर में ए आ जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है हम लोग का कि किस चिकित्सकीय स्थिति में आँखों की ऑप्टिक की तांत्रिक क्षतिग्रस्त होती है और समय के साथ उसकी हालत और अधिक बिगड़ती जाती है। यहाँ पर किसकी, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये ग्लूकोमा की। राइट आंसर यहाँ पर बात हो रही है ग्लूकोमा की। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पर द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे, तो यह स्वतंत्र भारत के पहले कौन से मंत्री थे, तो वह कानून मंत्री थे, ठीक। आपको याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कानून मंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि यहाँ पर खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी त्यौहार के विभिन्न नाम है। यहाँ पर जो 3 नाम दिया गया है ये किसके नाम है, तो ये तीनों जो नाम है यहाँ पर मकर संक्रांति के नाम है, जो कि यहाँ पर जनवरी के माह में मनाया जाता है। हर एक जनवरी के माह में 14-15 जनवरी को ये मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर खिचड़ी अन्य नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि टिड्डा के कान उसके पर स्थित होते हैं। ये जो टिड्डा होते हैं उसके जो कान होते हैं कहाँ पर, उसके पैरों पर स्थित होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, उसके पैरों पर स्थित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न 17 और प्रश्न यहाँ पर एक तथा कह रहे कि को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए स्कॉटलैंड के रूप में, यहाँ पर जो कुर्ग है, कुर्ग को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर एक जो कुर्ग यानी कि ये कुर्ग जो है कर्नाटक प्रांत का एक जिला है, ठीक। ये क्या है, ये कर्नाटक का एक जिला है जो कुर्ग है। चलिए
अगला प्रश्न 72वां प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे पहले लोकपाल का एक गैर न्यायिक सदस्य थे। यहाँ पर लोकपाल के पहले लोकपाल का एक गैर न्यायिक सदस्य थे। गैर न्यायिक सदस्य में पूछा गया है तो यहाँ पर अर्चना राम सुंदरम हो जाएंगे। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि भारत के पहले चंद्र जांच को कहा गया। यहाँ पर जो पहला चंद्र जांच है उसको चंद्रयान-1 कहा गया था। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रयान-1 कहा गया था। देखिए जो भारत सरकार ने नवंबर 2003 में पहली बार भारतीय मून मिशन के लिए इसरो के प्रस्ताव चंद्रयान-1 को मंजूरी दी। इसको मंजूरी कब दिया गया था, तो ये 2003 में दिया गया था। ठीक, इसके करीब 5 साल बाद यानी कि 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 का जो है सफल परीक्षण किया गया था। यहाँ पर याद रखिएगा कि इसका जो मंजूरी दिया गया था 2003 में, लेकिन इसका जो सफल परीक्षण किया गया चंद्रयान-1 का तो ये 2008 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी। यहाँ पर द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखा गया, या लिखा गया था रस्किन ब्रांड के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर भी हो जाएगा रस्किन ब्रांड। अगला पॉइंट देखिए, प्रश्न है यहाँ पर एक तथ्य कह रहा है कि पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी। ठीक, तो वह जो पहले खिलाड़ी है विश्वनाथ आनंद है। यहाँ पर राइट आंसर विश्वनाथन आनंद। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 56वां प्रश्न है कि मैंगलोर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डॉट के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो मंगलौर की संधि है उस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और में यहाँ पर आपके टीपू सुल्तान के बीच जो है हस्ताक्षर किए गए थे। यहाँ पर राइट आंसर टीपू सुल्तान है। इस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, तो 1784 में किए गए थे। यहाँ पर राइट आंसर 1784 कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या, हिंदी का प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। यहाँ पर संयुक्त स्वर कौन सा, ठीक, तो संयुक्त स्वर में आ जाएंगे यहाँ पर ए ओ और औ। यहाँ पर राइट आंसर डी आ जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि दर्शन का तद्भव रूप। यहाँ पर दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा, तो इसका दर्शन होएगा। यहाँ पर राइट आंसर जो है ये हो जाएगा दर्शन का तद्भव रूप। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का कि प्रविशेषण बताते हैं। ये जो प्रविशेषण है ये बताते हैं, तो ये बताते हैं विशेषणों की विशेषता। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है कि उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक। यहाँ पर जो उत्तम पुरुष बहुवचन का संबंध कारक है तो वह है यहाँ पर हमारा है। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर ये तीनों, ये जो उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है जो ये हमारा जो शब्द है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या, प्रश्न है कि परिणति बराबर यहाँ पर क्या दिया गया, प्रणति का यहाँ पर देखते हैं अंत है। ठीक, यहाँ पर परिणति का पूछा गया अर्थ तो ये अंत हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का कि यहाँ पर समासिक शब्दों में मिले हुए शब्दों को पृथक करने की प्रक्रिया कहलाती है। यहाँ पर समासिक शब्दों में मिले हुए शब्दों को पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वह जो प्रक्रिया है वह कहलाती है यहाँ पर समास विग्रह कहलाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 83, यहाँ पर प्रश्न हम लोग का 83 नंबर है कि लाघव शब्द की विपरीतार्थक शब्द। यहाँ पर लाघव जो शब्द होता है इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, तो यहाँ पर विस्तार होता है। लघु का मतलब यहाँ पर थोड़ा लघु ऐसे लिखा जाता है। लघु का मतलब छोटा होता है, तो इसका जो विपरीत यानी कि विलोम शब्द होगा वह हो जाएगा विस्तार। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का अंग्रेजी इंग्लिश का प्रश्न है। प्रश्न पहला है कि दे विजिट देयर पेरेंट्स क्यूट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका रेगुलरली हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेगुलरली कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 85वां प्रश्न है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर हम लोग का टेंस चूज करना है। यहाँ पर ही डॉट इन लव विद हर ओवर अ ईयर एगो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा फील हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो वर्ब टू का प्रयोग होगा यहाँ पर फील हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग का है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एंड एरर एंड सिलेक्ट द ऑपरेटिव ऑप्शन इफ अ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर, सिलेक्ट नो एरर। यहाँ पर हम लोग का एरर खोजना है कि कौन सी वाक्य में एरर है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का एरर जो है यह पहले ही वाक्य में एरर है। और कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर अर्जेड लिखा गया। ठीक, क्या लिखा गया, अर्जेड लिखा गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ऑर्डरेड होना चाहिए। यहाँ पर ऑर्डरेड होना चाहिए, या जो
और गेट के स्थान पर, ठीक। तो यही जो था गलत था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हम लोग का 87वां प्रश्न है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस इज गिवन विद ब्लैंक टू बी फेल इन विद एन अप्रोटिव वर्ड, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स आउट ऑफ द फोर एंड इंडिकेट इट बाय सिलेक्टिंग द ऑपरेटिव ऑप्शन। यहाँ पर आई सेल वी डॉट टू गो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑब्लिगेट हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर आप लोग ऑब्लिगेट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग का 88वां प्रश्न है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड खोजना है, यहाँ पर फ्लोट, यहाँ पर फ्लोट का जो यहाँ पर सेम मीनिंग खोजना है। तो देखिए फ्लोट का मतलब होता है तैरना या फिर बहना, तो इसका जो सेम मीनिंग होगा यहाँ पर स्लाइड हो जाएगा। स्लाइड में मतलब क्या होता है, फिसलना होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फॉर अल्टरनेटिव सिलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर मैनेजिंग का यहाँ पर अपोजिट मीनिंग खोलना है। तो देखिए मैनेजिंग का होता है यहाँ पर धमकाना या फिर डरवाना, या जो इसका हम लोग यहाँ पर उल्टा बिलोम मीनिंग खोलना है तो यहाँ पर हेल्पिंग हो जाएगा। हेल्पिंग का मतलब होता है मदद करना, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 19वां प्रश्न है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ the four given alternatives select the alternative which best expresses the meaning of the यहाँ पर idiom ऑफ फ्रेज। यहाँ पर idiom ऑफ फ्रेज क्या, यहाँ पर फुल ऑफ हॉट एयर। यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य होता है कि अनौपचारिक वार्तालाप। तो इसका जो यहाँ पर वहाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका idiom ऑफ फ्रेज में, तो इसका हो जाएगा फुल ऑफ है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फुल ऑफ नाउनसेंस। यहाँ पर आपका राइट आंसर में यहाँ पर ए आ जाएगा, फुल ऑफ नाउनसेंस, ठीक। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का मैथ का है। तो आप लोग मैथ को यहाँ पर पीडीएफ के साथ सॉल्व कीजिएगा। ये जो हम लोग का सेट प्रैक्टिस था यह 16 था, आपको जो 17 है जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।